कलेक्ट्रेट परिसर में 4 दिनों से अपनी जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे धर्मेंद्र प्रजापत और उनके परिवार का आंदोलन शुक्रवार को समाप्त हो गया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद राजस्व अमले ने मौके पर पहुंचकर संबंधित भूमि से अवैध कब्जा हटवाया और फरियादी को उसकी जमीन का कब्जा सौंप दिया। इसके बाद तहसीलदार दिनेश कुमार उइके ने धर्मेंद्र प्रजापत को गन्ने का जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल समाप्त कराई। धर्मेंद्र प्रजापत का आरोप था कि ग्राम मालीवाड़ा स्थित सर्वे क्रमांक 830 की उनकी करीब 3 बीघा से अधिक जमीन पर लोकेश परमार ने अवैध कब्जा कर रखा था। उनका कहना है कि जमीन पर उनका परिवार पिछले करीब 80 वर्षों से ईंट भट्टे का व्यवसाय करता आ रहा है और इसी से परिवार की आजीविका चलती है। कथित कब्जे के कारण उनका व्यवसाय पूरी तरह बंद हो गया था, जिससे परिवार आर्थिक संकट में आ गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने कई महीनों तक कलेक्टर जनसुनवाई सहित विभिन्न राजस्व अधिकारियों के समक्ष आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन समाधान नहीं मिला। जब लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो धर्मेंद्र प्रजापत अपनी बुजुर्ग मां, पत्नी और 4 वर्षीय बेटे के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। लगातार बारिश के बावजूद परिवार 4 दिनों तक अपनी मांग पर अडिग रहा। शुक्रवार को प्रशासन हरकत में आया। राजस्व अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच की और कार्रवाई करते हुए संबंधित भूमि से कथित अवैध कब्जा हटवा दिया गया। इसके बाद जमीन का कब्जा धर्मेंद्र प्रजापत को सौंप दिया गया। कार्रवाई पूरी होने के बाद तहसीलदार दिनेश कुमार उइके ने गन्ने का जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराई। तहसीलदार दिनेश कुमार उइके ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए भूमि से अवैध कब्जा हटाकर फरियादी को उसकी जमीन का कब्जा दिला दिया गया है, जिससे उनकी मांग का निराकरण हो गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि यदि शिकायतकर्ता की मांग राजस्व जांच में सही पाई गई तो उसे अपनी ही जमीन का कब्जा दिलाने के लिए 4 दिनों तक परिवार सहित भूख हड़ताल पर क्यों बैठना पड़ा। अब ये मामला प्रशासनिक कार्यप्रणाली और शिकायतों के त्वरित निराकरण को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र प्रजापत है, अच्छा, कोष्ठक बुंदेला। हाँ, कलेक्टर कार्यालय परिसर में आप धरने पे बैठे थे, क्या समस्या थी आपकी? मेरी समस्या ये थी कि मेरी जो सर्वे नंबर 830/1 की जो सर्वे भूमि है उस पर लोकेश परमार द्वारा कब्जा किया गया था, जिस ज़मीन पे मैं सतत 80 से 100 वर्ष से ऊपर से मैं व मेरा परिवार वहाँ पे ईंट भट्टे का व्यवसाय करता आ रहा है। उस जगह पे लोकेश परमार जो छोटा उम्रिया मंत्री है, अपना सचिव है, वो अपने पद का दुरुपयोग कर अपनी दादागिरी के आधार पे मुझे व मेरे परिवार वालों को परेशान कर वहाँ पे कब्जा किया था उसने, और मुझे वहाँ से भगा दिया गया था। क्योंकि तहसीलदार साहब और वहाँ के कुछ राजस्व के अधिकारियों द्वारा आज वहाँ जाके मुझे व मेरे परिवार वालों को ज़मीन पे कब्जा दिलाया गया है। अच्छा, कितने समय से संघर्ष कर रहे थे आप आपकी ज़मीन को लेकर? मैं मेरी ज़मीन को लेकर कभी 5 से 6 महीने हो गए कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते। जब मुझे न्याय नहीं मिला उसके बाद मैं अनशन पे बैठा। उसके बाद श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा मुझे कब्जा दिलाया गया है। अच्छा, 4 दिन तक आपका धरना चला है, यहाँ पे अनशन पे बैठे थे, आपका छोटा सा बच्चा भी है, आपकी मम्मी भी है, वो सब बैठे थे। अब पेट की लड़ाई के लिए तो क्या है कि अब हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं था कि हम खाएंगे क्या और रहेंगे कैसे, या हमारे बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे। अब हम जो भी था हमारा वो इसी ईंट भट्टे की भूमि पे निर्भर है, जहाँ पे हम ईंट बनाते हैं और अपना व्यापार करते हैं, जिससे हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का राशन की व्यवस्था होती है, और इसीलिए हमको परिवार समेत बैठना पड़ा। 4 दिन सतत आप यहीं पे बैठे रहे? हाँ, बारिश 4 दिन संलग्न। हाँ, बारिश के समय में भी हम यहीं पे सतत बैठे थे हम लोग। कितने साल का आपका बच्चा बोलकर बैठे थे आप? 4 साल का मेरा बालक है नवीश, और मेरी धर्मपत्नी, माताजी, पिताजी और हमारी बुआ जी हैं। हम सभी लोग यहीं पे बैठे थे। कितने बीघा ज़मीन थी? मेरी वहाँ पे समथिंग 3.25 से 4 बीघा ज़मीन है। पूरे पे कब्जा दिला दिया गया है 831/1 पे। श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा हमें वहाँ पे कब्जा भी आवंटित करा दिया गया है। ये ज़मीन हमारी मालीवाड़े में आती है, तो जो बाईपास पे स्थित है। मेरा नाम धर्मेंद्र बुंदेला, कोष्ठक कुमार, धर्मेंद्र प्रजापत कुमार है। एक परिवार है जो ईंट बनाने का काम करता था, और ये मेडिकल कॉलेज जहाँ पर चिन्हित किया गया है वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से इनके द्वारा ईंट बनाने का काम किया जा रहा था। और चूँकि वहाँ ये मेडिकल काम चालू हो गया, हॉस्पिटल का कार्य चालू हो गया, तो वहाँ से इनको
हटाया गया है और इनके चूँकि रोजगार से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए इनको नए जगह पर इनको चिन्हित करके बता दिया गया था। शासकीय ज़मीन पर नए जगह पर इनको चिन्हित करके उनको बता दिया कि ये अपना रोजगार यहाँ पे चलाया जा सकता है तात्कालिक रूप से। तो इस बात को लेकर यहाँ बैठे थे, जो कि आज ये मानकर उठ गए। सर कितनी थी ज़मीन और कितनी थी ज़मीन? इनके द्वारा इनके एक परिवार है जो कि ईंट बना रहे थे उस ज़मीन को, उतनी ही जगह इनको नए जगह शासकीय चिन्हित करके दे दिया है जहाँ पर ये अपना ईंट बनाने का काम कर सकते हैं। रिंग रोड निर्माण के लिए गिराए जा रहे मकान, कुछ को मिला मुआवजा तो कुछ अब भी इंतजार में। उन्नाव मामला थाना अचलगंज की बदरका चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आजाद मार्ग चौराहा स्थित कड़हेर पटरी आजाद सिटी का है, जहां रिंग रोड निर्माण के लिए मकान गिराए जाने की कार्यवाही चल रही है। घर के निवासियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI द्वारा कार्य का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया है। प्रभावितों का कहना है कि अनिल कुमार सैनी एवं मोहम्मद इदरीस पुत्र मोहम्मद यूसुफ को उनके मकान का आंशिक मुआवजा मिल चुका है, जबकि नसरीन पत्नी मुजम्मिल समेत कुछ अन्य प्रभावित परिवारों को अभी तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है। लोगों का आरोप है कि बिना सभी प्रभावितों को मुआवजा दिए ही रिंग रोड के लिए मकान गिराए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले सभी पात्र लोगों को निम्नानुसार मुआवजा दिया जाए, उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। क्षेत्रवासी संबंधित अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर सभी प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। अच्छा बोलिए, क्या ये कह रहे हैं कि हमारा मकान का पूरा पैसा दे दें, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको आधा पैसा मिला है और आधा पैसा मिलने के बाद NH वालों ने ठेकेदारों को, प्राइवेट ठेकेदारों को ठेका दे दिया है। मकान का मलबा ईंटा तोड़वा के लिए जा रहे हैं। मशीनें देखो ये लगी हैं, सामने घुमा दो, ये मशीनें लगी हैं। तो आपको पूरा पैसा भी तो मिला है कि नहीं है? जो ये आपका मकान पूरा नहीं मिला, आधा मिला है और हमको एक ईंटा भी नहीं उठाने दे रहे हैं। नहीं तो क्या आधा पैसा मिला है कि पूरा मिल चुका है? आधा मिला है। आधा मिला है? हाँ। अच्छा, और तो ये ठेका किसको दिया गया है जो तोड़ाई? जो NH वालों ने दिया है, इनके बाद मिली भगत है। ये सब मिली भगत से काम चल रहा है। NH वालों ने ठेका दे दिया है, ये मलबा उठवा रहे हैं। कार्रवाई करने से पहले कुछ आपको उन्होंने नोटिस वगैरह दिया है? कोई नोटिस नहीं दिया। ना मकान की जमीन का तो पैसा आ गया, लेकिन मकान का कोई चस्पा नहीं दे गया, ना मकान का कोई नोटिस दिए और कोई हमको ऐसे ही आके सब तोड़ाई कर रहे हैं चारों तरफ से, ये जो दिखाई पड़ रहे हैं मकान। ये सब दलाल हैं, NH वालों के दलाल हैं। NH वालों ने ठेका दे दिया है, वो पैसा नरगल कमा रहे हैं। हमको कोई पैसा नहीं, आधा पैसा मिला, पूरा पैसा दे दे, मकान छोड़ देंगे हम। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। मकान आपकी क्या समस्या है? अरे हम लोगों के घर गिरा जा रहे, मलबा भी HF वाले मलबा भी ले जा रहे और पैसे भी नहीं दे रहे, और आधी पेमेंट किया, पेमेंट भी नहीं मिल रही है। कौन? हम लोग क्या करें? कौन मलबा ले जा रहा है? NH वालों ने बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को। कौन ले जा रहा है मलबा? प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया गया। किसने बेचा है? HF वाले ने। HF मतलब NH वाले। नेशनल हाईवे? हाँ, नेशनल हाईवे वालों ने बेच दिया है प्राइवेट सेक्टर को। हाँ। तो आपके घर का मलबा है? हाँ, हमारा ही घर का मलबा मतलब नहीं देने दे। हाँ, मलबा मतलब अच्छा। अच्छा, तो आपके घर नहीं, जब आपका घर टूटने से पहले आप लोगों को क्या नोटिस मिली थी? नहीं, हम लोग को नोटिस नहीं मिली। कोई नोटिस नहीं मिली? विदाउट नोटिस आप लोगों को घर अचानक आके सामान छोटे बच्चे इधर उधर भगाया। बरसात का समय है, बहुत दिक्कत हम लोगों को, क्या करें, मजबूरी है। बताओ, कम प्राइवेट नौकरी कमा खा रहे थे, आज मेरी छत भी चली गई, हम लोग क्या करें, बेघर हो गए। इससे बढ़िया तो हम लोगों की जान ले ले तब सही है। कहाँ बच्चों को डाला है? परेशान है, बताओ, ना मलबा दे रहे, ना पैसे दे रहे, बताओ कैसे हम घर बनवाएं? क्या करें? नहीं, हम लोगों को खोद के गाड़ी दिया जाए, हम लोगों को खोद के गाड़ी दिया जाए। इतना परेशान है, नहीं आप ना भूखे हैं, समझ लो, खाना तक नहीं खा रहे, पड़े हैं। घर बेघर हो गए। भगवान किसी तरह छत दिया, वो भी छत खींच लिया।
सरकार है, बताओ क्या कर रही है। हम सरकार से गुजारिश करें हमारा मलबा हमारा पेमेंट कर दिया जाए। हम सरकार नहीं से- तो किसी प्रकार का आपको मुआवजा नहीं मिला का? नहीं, मुआवजा मिला है, आधा मिला है। कलेक्टर के आदेशों की उड़ रही धज्जियां, जौरा नगर पालिका की निष्क्रियता पर उठे सवाल। धार्मिक स्थलों के पास संचालित मीट दुकानों पर कार्रवाई अधर में। मुरैना कलेक्टर के आदेशों के बावजूद जौरा नगर पालिका धार्मिक स्थलों के समीप संचालित मीट की दुकानों को हटाने में अब तक सफल नहीं हो सकी है। इसको लेकर नगर पालिका की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और विभिन्न हिंदू संगठनों का आरोप है कि बार बार शिकायतें और आवेदन देने के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आरोप है कि धार्मिक स्थलों के समीप संचालित मीट की दुकानों को हटाने के लिए नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ कई बार अमले के साथ मौके पर पहुंचे दुकानदारों से चर्चा भी की, लेकिन हर बार बिना किसी ठोस कार्रवाई के वापस लौट आए। इसी कलेक्टर के आदेशों के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार नगर पालिका का अमला पहुंचने से पहले संबंधित दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करा दिया जाता है। अमला लौटते ही दुकानें फिर से खुल जाती है और पूर्व की तरह कारोबार शुरू हो जाता है। यदि यह आरोप सही है तो कार्रवाई केवल औपचारिकता तक सीमित दिखाई देती है। इस मामले में लगातार कलेक्टर को आवेदन सौंपे जाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। इससे हिंदू संगठनों और स्थानीय नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं करता है तो आंदोलन की रणनीति बनाई जा सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब जिला प्रशासन के स्पष्ट आदेश मौजूद हैं तो आखिर जौरा नगर पालिका कार्रवाई करने में असमर्थ क्यों दिखाई दे रही है? क्या किसी प्रकार का दबाव या संरक्षण कार्रवाई में बाधा बन रहा है या फिर आदेशों के पालन में प्रशासनिक उदासीनता हावी है? इन सवालों का जवाब मिलने का इंतजार स्थानीय नागरिकों को है। ये काफ़ी समय से आपके द्वारा जो आवेदन दिए जा रहे हैं मीट मार्केट को लेकर, क्या कितनी बार आवेदन आपके द्वारा दिए गए? हमने आवेदन तो पिछले 1 साल से दे रहे हैं और उससे पूर्व भी जैन समाज के द्वारा और अन्य समाजों के द्वारा आवेदन दिए गए थे। लेकिन पिछली 3 बार से जौरा में कलेक्टर महोदय की जनसुनवाई हो रही थी, उसमें हमने तीनों बार जनसुनवाई में जाकर आवेदन दिए हैं और कलेक्टर महोदय जी ने हमको बार बार कभी 15 दिन, दूसरी बार भी 15 दिन का समय दिया था। और जब अभी तीसरी जनसुनवाई की थी कलेक्टर महोदय जी ने, जब भी हम जनसुनवाई में गए थे कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं, 6 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई उसमें। तो उन्होंने कहा था कि 8 दिन के अंदर आप विश्वास रखिए दुकानें अपने स्थान पर पहुंच जाएंगी, धार्मिक स्थलों से दूर कर दी जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी आज विगत 20 से 25 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी दुकानें वहाँ से हटाई नहीं गई हैं। और इससे पूर्व में जब हमने शिकायत की थी तब भी हमसे ये कहा गया था कि 1-2 दिन में हम दुकानें हटा देंगे, लेकिन कुछ उनका त्यौहार आ रहा था इसलिए उनको आगे 30 तारीख तक का समय दे दिया है और 30 तारीख को दुकानें वहाँ से चली जाएंगी। अभी आज भी तो नगर पालिका का अमला वहाँ पर दुकानें उठाने पहुँचा, क्या कुछ कार्रवाई उनके द्वारा की गई? क्या इस बारे में आपको जानकारी है? जी, हमने जानकारी ली थी। नगर पालिका की तरफ से ये पता चला था पहले, मतलब लोगों के द्वारा कि 2 बजे अमला जा रहा है वहाँ पे हटाने के लिए दुकानों को। लेकिन उससे पूर्व भी दुकानदारों को पहले ही नगर पालिका के सीएमओ या किसी व्यक्ति उनको नगर पालिका की तरफ से कोई सूचना दे दी गई कि आप दुकानें बंद कर दीजिए, हम लोग आएंगे, फोटो वीडियो बनाएंगे और कह देंगे कि दुकानें बंद हैं और वहाँ से चले गए, जो वहाँ के लोगों से पता चली हमको। और जैसे ही नगर पालिका का अमला वहाँ से गया है, आधे घंटे बाद ही वो दुकानें फिर सुचारू रूप से चालू हो गई हैं वहीं पे। तो नगर पालिका के सीएमओ की या प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत की वजह से वो दुकानें नहीं हट पा रही हैं और पूरा हिंदू समाज परेशान है क्योंकि उनके धार्मिक स्थलों को अपवित्र हो रहे हैं। और जनसुनवाई में अब तो जौरा के हिंदू समाज जौरा के लोगों ने जाना ही बंद कर दिया है जब कलेक्टर महोदय की जनसुनवाई होती है, क्योंकि कलेक्टर महोदय की ना तो जौरा नगर पालिका मानती है बातें, ना ही जौरा का प्रशासन बातें मानता है। वो अपनी बात रख जाते हैं, लोगों को आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन जौरा का प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं करता है। तो अब लोगों को लगता है कि जनसुनवाई में जाना ठगा सा महसूस होता है कि सुनवाई तो होनी नहीं है तो जाने से भी क्या फ़ायदा है। अब हम सिर्फ एक बात और कहना चाहते हैं कि प्रशासन, कलेक्टर महोदय जी की तो जौरा प्रशासन बात मान नहीं रहा, लेकिन मंदिर धार्मिक स्थल हमारे खराब हो रहे हैं मांस मछली की दुकानों से। यदि नगर पालिका को ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं हटाना है तो आप नगर पालिका बहुत बड़ी है उसमें दुकान दे दीजिए, उनको वहाँ से करा लीजिए। लेकिन अगर अब हमें अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए एक हिंदू समाज बड़ा जन आंदोलन करेगा इन दुकानों को हटवाने के लिए, यही हमारी मांग है। धार शहर की शुक्ला कॉलोनी में गुरुवार शुक्रवार दरमियानी रात चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है।
हैरानी की बात यह रही कि जिस समय चोर घर में घुसे उस समय बुजुर्ग दंपति घर के अंदर सो रहे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बाहर से मकान का ताला लगाकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार के अनुसार चोर घर के पीछे बने शौचालय के पास की करीब 1 फुट चौड़ी खिड़की के सरिये काटकर अंदर घुसे। इसके बाद अलमारी में रखे करीब 70 से 80 हजार रुपए नकद, एक पुराना नाक का कांटा और सोने का मंगलसूत्र चोरी कर ले गए। बुजुर्ग महिला शारदा शर्मा ने बताया कि रात के समय जब वे बाथरूम जाने के लिए उठी तभी उन्होंने देखा कि एक नकाबपोश चोर उनके सामने हाथ में हथियार लिए खड़ा था। चोर को सामने देखकर वह घबरा गई। हथियार होने के कारण वह शोर भी नहीं मचा सकी। उस समय उनके पति घर में सो रहे थे। चोर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जब उनके पति को घटना की जानकारी लगी तब उन्होंने तुरंत नौगांव थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस रात में ही मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़ित ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि चोरी हुई नकदी गुरु पूर्णिमा पर निकलने वाली पालकी की तैयारियों के लिए जमा की गई थी। वारदात के बाद बदमाश घर का सामान बिखेर गए और घर के बाहर से दरवाजा बंद कर फरार हो गए, जिससे परिवार कुछ समय तक घर के अंदर ही फंसा रहा। उसके बाद क्षेत्र के लोगों ने आकर बाहर से दरवाजा खोला। क्या नाम है आपका? शारदा शर्मा। आपके यहाँ पे चोरी वगैरह हुई है? हाँ, कब हुई है ये चोरी? चोरी हुई 2-2.5 बजे के लिए। तो क्या क्या सामान वगैरह ले गए हैं? पैसे ले गए मेरे 70-80 हजार और क्या ले गए इसके अलावा? और रकम मेरी मंगलसूत्र वगैरह, पाइचोप वगैरह। अच्छा, तो कितने क्या चोर वगैरह थे? कुछ देखा आपने? एक ही मेरे पास से एक ही खड़ा हुआ था सामने जी। और बिल्कुल पास में खड़ा था। उसके मुंह पे पट्टा बंधा हुआ था, काले कपड़े पहने था और दुबला पतला था। अच्छा, तो उनके हाथ में कुछ हथियार वगैरह थे? एक सरिया था। तो मेरे को वो सरिया देख के मैंने ये उठने के लिए बाथरूम के लिए जा रही थी, तो मेरे तो बाथरूम भी रुक गई, मेरी डिक्कीज बन गई और मेरे को ऐसा ऐसे अकल के ऐसे घूमी ना तो पीछे से फाटक लगा के निकल गया। अच्छा, आपने पुलिस को खबर करी थी? पुलिस को खबर करी थी। पुलिस वाले आए थे तो 2-2:30 बजे 3 बजे आए थे। अच्छा, ये चोर किधर से घुसे होंगे अंदर? ये चोर है ना, या तो पीछे से घुसे हों, क्योंकि ये गेट मेरा बंद था। ये मैं उठी ना और मैं चिल्लाई गई, मेरे तो ये बोले कि दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा बंद है। वो दरवाज़ा बंद नहीं था, वो निकल गया। उसके बाद उनने फटाका बाहर का लगा दिया। फिर ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए भी सही, इधर भी आवाज़ लगाई, पीछे भी आवाज़ लगाई। और मेरे से तो आवाज़ लगा के नहीं बनती, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए पर कोई उठा नहीं। बाहर से भी दरवाजा लगा गए थे? बाहर से दरवाज़ा लगा गए कि कोई खुले नहीं, निकले नहीं। अच्छा, आपका नाम बता दो और कौन सी कॉलोनी है? मैं शारदा शर्मा, शुक्ला कॉलोनी। ठीक। झाबुआ रतलाम मार्ग पर निर्माण कंपनी की लापरवाही के चलते राहगीर बेहाल है। करवड़ के पास पुलिया निर्माण के लिए बने वैकल्पिक मार्ग पर मिट्टी गीली होने से भारी वाहन फंस गए, जिससे 3 घंटे तक जाम रहा। इस दौरान एक गर्भवती महिला को रतलाम ले जा रहे वाहन चालक धर्मेंद्र सोलंकी को भी वैकल्पिक कच्चा रास्ता चुनना पड़ा। ग्रामीणों को आरोप है कि 6 महीने से चल रहे काम में ठेकेदार ने घटिया डायवर्जन बनाए हैं। भाजपा नेता भंवर सिंह गहलोत और सामाजिक कार्यकर्ता सचिन गामड़ ने अधिकारियों की लाचार मॉनिटरिंग पर सवाल उठाए। जीसीबी से रास्ता तो खुल गया, लेकिन अभी भी फिसलन के कारण बड़े हादसे का अंदेशा बना हुआ है। पानी का निकास नहीं किया, इस वजह से पानी रोड पे रस रहा है, जिसके कारण से ये यातायात बाधित हुआ है। तो ये पास में बड़ा नाला है, नाले का निकास ही नहीं की गई है। उससे बोला था इनको कि जल्दी पानी के पहले आप कर दोगे तो आपका है, नहीं तो फिर पानी आ जाएगा तो यहाँ निकलने के लिए बहुत समस्या पैदा होगी। और पहले भी आज पहली बार पानी गिरा और ये हाल हो गए। रतलाम मार्ग पर जा रहा था, इमरजेंसी ऐसी स्थिति है कि यहाँ से, जबकि यहाँ पे कोई झेलने वाला नहीं, पेटलावत भी नहीं झेला, रेफ़र किया गया है। तो रतलाम की ओर जाना था, ताकि रतलाम की ओर जा रहा था, परंतु ये स्थिति यह है कि यहाँ जो डिलीवरी केस है, आज ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि जो डिलीवरी केस में जो कि वो महिला आज बहुत परेशान है। और मैं किस मार्ग से जाऊँ मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। तो ये रोड वाले को कम से कम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और रोड थोड़ा सुरक्षित करना चाहिए।
पीथमपुर औद्योगिक नगरी पीथमपुर क्षेत्र के सेक्टर 3 सागौर पुलिस ने 2.60 लाख की कॉपर पट्टी चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3000 के इनामी आरोपी फरार उतरू उर्फ मुकेश उर्फ जाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। मामले की सूचना देते हुए थाना प्रभारी प्रकाश सरोदे ने बताया कि ये मामला 11 फरवरी 2026 की रात नेटवर्क्स कंपनी से कॉपर पट्टियों की चोरी से जुड़ा है। फरियादी शिवशंकर शर्मा की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया था। पुलिस ने चोरी की गई कॉपर पट्टियां खरीदने वाले आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया था। विवेचना में सामने आया कि चोरी की वारदात 3 भाइयों उतरू, कैलाश तथा राहुल उर्फ मेठू ने मिलकर की थी, जिनमें से तीनों फरार चल रहे थे और उन पर 3000 का इनाम घोषित था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रकाश सरोदे के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने मुखबिर की सूचना पर 2 जुलाई 2026 को उतरू उर्फ मुकेश उर्फ जाम सिंह 40 वर्षीय को मोतीनगर सागौर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है, जबकि अन्य फरार आरोपियों कैलाश और राहुल की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रकाश सरोदे, सहायक उप निरीक्षक राजेश सिलोरिया, प्रधान आरक्षक मनीष चौधरी और आरक्षक राजू परमार की सराहनीय भूमिका रही। नेशनल ऑटो टेस्टिंग कंपनी नेट्रिक्स में से अज्ञात बदमाश भारी मात्रा में कॉपर की पट्टियां कीमती करीब 2,60,000 रुपये की चुरा कर ले गए थे। रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 26/26 थाना सागौर पर दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। रिपोर्ट के कुछ ही समय में पुलिस द्वारा पीथमपुर स्थित एक दुकान से कबाड़ी सुरेश राठौर से संपूर्ण मशरूका जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया था। विवेचना में बदमाश उतरू, कैलाश, राहुल उर्फ मेठू, पिता रतन सिंह भील निवासी मोतीनगर सागौर, जो तीनों भाई है और थाना सागौर के निगरानी बदमाश है, उनके द्वारा यह घटना की गई थी। ये काफ़ी समय से तीनों फरार थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सचिन शर्मा साहब द्वारा इनके ऊपर 3000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। एडिशनल एसपी मैडम पारुल बेलापुरकर, सीएसपी श्री रवि सोनेर साहब के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई थी। कल मुखबिर सूचना पर आरोपी उतरू उम्र 40 साल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय पेश किया जाकर पीआर प्राप्त किया जा रहा है। टीम में एसआई राजेश सिरोलिया, प्रधान आरक्षक मनीष और आरक्षक राजू परमार का विशेष योगदान रहा है। सर आपका नाम? प्रकाश सरोदे, थाना प्रभारी सागौर। अलीराजपुर जिले की चंद्रशेखर आजाद नगर तहसील में खाद वितरण व्यवस्था को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिली। खाद वितरण में आ रही समस्याओं और कथित अनियमितताओं के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन कर अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम दीपिका पाटीदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि स्थानीय किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जबकि जोपट क्षेत्र के लोगों को खाद के टोकन जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों ने निजी खाद विक्रेताओं पर निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने के आरोप भी लगाए। शिकायत मिलने के बाद एसडीएम दीपिका पाटीदार ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित निजी खाद विक्रेता की दुकान पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें विक्रेता के सभी दस्तावेज सही पाए गए। वहीं शिकायत करने वाले पक्ष द्वारा आरोपों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस मामले में एसडीएम दीपिका पाटीदार ने बताया कि वर्तमान में तकनीकी कारणों से खाद वितरण प्रक्रिया में कुछ परेशानियां आ रही, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि हाल ही में ऑनलाइन सेंटर संचालकों की बैठक आयोजित कर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिस किसान का संबंध जिस विकास खंड से है उसे उसी विकास खंड का खाद टोकन जारी किया जाए तथा किसी अन्य विकास खंड के किसानों को टोकन जारी न किए जाए। प्रशासन ने किसानों को आश्वासित किया है कि खाद वितरण व्यवस्था को जल्द ही सुचारू किया जाएगा और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन वल्लभ भवन भोपाल मध्य प्रदेश, माध्यम माननीय जिला दंड अधिकारी अनुविभागीय दंड अधिकारी महोदय, जिला अलीराजपुर, ब्लॉक भाबरा। विषय: अलीराजपुर जिले के समस्त ब्लॉकों में खरीफ विपणन वर्ष 2026 के अंतर्गत रासायनिक उर्वरक यूरिया, डीएपी, एनपीके की कृत्रिम किल्लत, ऑनलाइन टोकन प्रणाली की विसंगतियों के कारण अशिक्षित आदिवासी किसानों के संवैधानिक अधिकारों के हनन एवं कालाबाजारी पर अंकुश लगाकर तत्काल पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने विषय।
प्रणाली में जो तकनीकी समस्या है उसके लिए हमें ज्ञापन दिया है। उसके लिए हम निरंतर कार्य कर ही रहे हैं। हमने कल भी कियोस्क सेंटर वालों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें समझाइश दी गई है कि सभी टोकन जनरेट करने वाले जो कियोस्क भाई हैं वो सभी किसानों का वहीं पर टोकन जनरेट करें जहाँ के वो निवासी हैं। जोबट वाले किसान का टोकन जोबट की दुकान से ही किया जाए और भाभरा वाले किसान भाई का जो टोकन है वो भाभरा से किया जाए। तो इसकी बैठक सभी सब अनुभाग में हुई है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव आज और कल में दिखाई देने लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू। बड़ी खबर टांडा से आ रही है, जहां छोटी नदी पुल के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ओवरटेक करते समय सामने से आ रही गौरीपुत्र बस से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। हादसे में पिकअप ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप में सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गौरीपुत्र बस के चालक को भी गंभीर चोटें आई और कंडक्टर भी घायल हुआ है। बस में सवार एक यात्री को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच कर रही है। ओवरटेक करना जानलेवा साबित हुआ।